नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है प्रियंका और डिम्पी। भारतीय बाजार की अगर बात करें, मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत ही काफी अच्छी हुई। वॉलेटिलिटी ऑफ कोर्स दिखी, लेकिन पॉजिटिव बायस ही नजर आए और आज मंथली एक्सपायरी का दिन है और इस वक्त अगर सेंटिमेंट्स देखेंगे तो बाजार के सेंटिमेंट्स काफी अच्छे नजर आएंगे। हम देख रहे हैं 17,900 के इर्द गिर्द निफ्टी ट्रेड करता हुआ, अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है। बैंक निफ्टी और साथ ही ब्रॉडर इंडेक्सेस में तो अच्छा एक्शन है ही। तगड़ी खरीदारी मिड कैप स्पेस की तरफ से भी आती हुई दिख रही है, चाहे फिर मिड कैप सीमेंट हो, मिड कैप आईटी हो, मिड कैप रियल एस्टेट हो, हर तरफ अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। वहीं खास तौर से हैवी वेट्स की अगर बात करें तो इसमें भी आईटी सेक्टर का योगदान जरूर है, क्योंकि इन्फोसिस की तरफ से सपोर्ट आज बाजार को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक जैसे काउंटर्स भी हैं जो कि सपोर्ट दे रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की चाल को अगर समझेंगे, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ऑटो, साथ ही कंजम्पशन थीम कुछ हद तक प्ले आउट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट और सीमेंट जो कि कनेक्टिंग स्पेसेस हैं, चाहे फिर मिड कैप रियल एस्टेट सीमेंट हो या हैवी वेट्स, अच्छी खासी मजबूती बयां कर रहे हैं। तो क्लियरली एक अच्छी मंथली एक्सपायरी कटने की पूरी तैयारी में है। लेकिन मंथली एक्सपायरी है तो क्लियरली यहाँ पर रोल ओवर के डेटा भी होंगे जो कि काफी हद तक अहम है जानना। आइए डिम्पी से समझते हैं, उसके बाद मार्केट एक्सपर्ट को भी हमारे साथ जोड़ेंगे। डिम्पी, आप बताएं। शुक्रिया मानसी। अगर आप देखिए मार्केट को एक सपना था कि इसी सीरीज के अंदर हम 17,800 को पार करेंगे, नहीं करेंगे, कर दिया। 42,800 पार होगा, नहीं होगा, हो गया। तो आपने जो काम करना था इस सीरीज के अंदर वो हो चुका है और आज के ही शुभ मुहूर्त में हुआ जिस दिन डेरिवेटिव एक्सपायरी थी। तो आप अपनी स्क्रीन पर वो लेवल्स देख पा रहे हैं जिसके लेवल्स को हम हर्डल मानते थे कि 17,850 पार होगा, नहीं होगा, और 42,850 होगा, नहीं होगा। एक एक करके पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले ट्रेडिंग स्क्रीन आ जाएगी, जरा जल्दी से सारी चीज़ें दिखाइएगा ताकि मेहमान ज़्यादा इंतजार ना करें। ये मार्केट के सेटअप से पहले ट्रेडिंग स्क्रीन, उसमें आप देखेंगे ग्लोबल आपके लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा आज अमेजोन के नंबर आने हैं और यूएस फ्यूचर्स करीब 12,000 के इर्द गिर्द आके घूम रहा है नेस्डेक का। तो थोड़ा सा इसके अंदर सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है। अब इस समय की पोजीशंस क्या है कि आज मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड के हिसाब से 17,850 42,850 को पार कर लिया, यानी कि अब ये सपोर्ट में बदल चुके हैं। सेंटिमेंट काफी बुलिश है, लेकिन फिर भी बोलेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। सीरीज में अगर आप रोल ओवर नहीं करना चाहते तो प्रॉफिट बुक करने से ज्यादा समझदारी कुछ हो नहीं सकती। बुक द प्रॉफिट, लीव द मार्केट। कल की कल देखेंगे, अगली सीरीज की अगली सीरीज में देखेंगे। कॉन्फिडेंस हाई है तो फिर आप रोल करना, अदरवाइज छोड़ देना। वो भी अगर रोल करना है तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगली जब प्लेट आएगी उसमें निफ्टी की रेंज और बैंक निफ्टी की रेंज है। अब हमारे पास 600 नहीं बल्कि 700 को कैरी करके जा रहे हैं सपोर्ट, और ऊपर जाते समय 18,000 से 50 पॉइंट पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस और है। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा अच्छी चीज ये है कि वे 43,000 के ऊपर के टारगेट्स खुल गए हैं, क्योंकि आज की क्लोजिंग काफी अच्छी है। अब 43,200 आके एक नया पड़ाव मार्केट के लिए बन जाएगा। सेंटिमेंट वाले, सेटअप वाले पॉइंट दिखाइए। आज 2 दिन से अगर आप देख रहे हैं तो दोनों अहम रेजिस्टेंसेस आज पार हो गए हैं, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी, जिसको हमने शुरुआत में आपके सामने रखा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रोल ओवर वगैरह के नंबर्स भी इसी ग्राफिक्स में आपके पास आ जाएंगे। 51% का रोल ओवर है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का रोल ओवर है 69%। ये ना औसत से कम है, औसत बनती है 80% एवरेज दोनों की, ये दोनों की औसत से कम है। हम सीरीज को लाइट लेके जा रहे हैं अगली सीरीज के अंदर। अगली सीरीज में कौन सी लीडरशिप आ रही है, वो आ रही है निफ्टी के अंदर एफएमसीजी की, एनबीएफसीज की और बैंक की। इनके अंदर रोल ओवर अच्छा जा रहा है, ये हमने आपके सामने लिखे। फार्मा, ऑटो, आईटी को लेकर कमजोर रोल ओवर है। इसका मतलब अगली सीरीज में जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आएगा, इन सब के लिए कुछ नया नहीं है, ये सब जैसे चल रहे हैं वैसे जाएंगे। लेकिन जो उससे पहले मैंने आपको बताया, बैंक, एफएमसीजी और फाइनेंशियल्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक और बात, अगली सीरीज ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी हल्की है। देखिए कम से कम निफ्टी पे 2 लाख का ओआई चाहिए होता है, अभी करीब 1.5 लाख का है। बैंक निफ्टी पे 1 लाख का ओआई चाहिए होता है, वो भी कम है। तो इस सीरीज के हिसाब से भी कम है। फिर हमने पिछले 3 साल की मई की सीरीज को भी जब चेक किया तो वहां पे पता लगा कि कम से कम औसतन 2% का स्विंग आएगा। तो इसलिए आप 2% के उतार चढ़ाव के लिए तैयार हो जाइएगा। और ये अगली सीरीज यानी कि जो मई में अंदर एंटर कर रहे हैं, 2% स्विंग 100% आपको मिलेगा। ये 3 साल की एवरेज है। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अभी आप थोड़ा डीकपल नहीं हुए, इसलिए अमेजोन के नंबर का इंपैक्ट आपकी ओपनिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये कुछ डाटा है, डेरिवेटिव्स का डाटा हम बोलेंगे नहीं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। डिस्कशन के दौरान उसको हम चलाते रहेंगे। अब मानसी हमारे साथ और प्रियंका हमारे साथ है, मेहमानों से चर्चा को वो शुरू कर रही हैं। ग्राफिक्स के फॉर्म में डेरिवेटिव डाटा चलता रहेगा। ठीक है डिब्बी सर, और आपने फिनो का डेटा समझाया। एक्सपायरी भी सब कुछ देर में लगभग 1 घंटा
आप एक्सपायरी मूव के लिहाज से देखें तो रेंज बाउंड तो सेशन था, हालांकि डेज हाई पर दोपहर को 12-1 बजे के करीब बैंक निफ्टी जरूर पहुंचा, लेकिन अब वहां से नीचे स्लिप हो रहा है। नागराज शेट्टी है हमारे साथ और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ सुदीप शाह है, उनसे बात करते हैं और समझते हैं। आदित्य अरोड़ा है हमारे साथ, ठीक है। नागराज और आदित्य दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून। वेरी क्विकली नागराज, पहले आपके ओपनिंग कमेंट्स बताएं। मूव तो हालांकि एक्सपायरी की अब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं रह गई, लेकिन यहाँ से अब भी ट्रेड्स क्या लॉन्ग के ही बनते हैं। जो बैंक निफ्टी जिस तरह की मूव दिखा रहा है, बैंक्स के जो नंबर्स आए हैं, इनफैक्ट आज फाइनेंस काउंटर से भी अच्छी सपोर्ट मिली, चाहे बजाज ट्विंस हो और इनफैक्ट फॉर दैट मैटर पोस्ट द नंबर्स भी जिन स्टॉक्स के रिएक्शन आ रहे हैं, क्या अभी भी आप लॉन्ग ही रखेंगे इंडेक्स पर भी? गुड आफ्टरनून प्रियंका। निफ्टी लास्ट 3-4 दिन से जो एक ग्रेजुअल अपमूव में था, आज के दिन थोड़ा एक्सपेंशन भी दिखने को मिला अपसाइड में। आज का जो लास्ट 3-4 दिन का चार्ट पैटर्न है, जो सिग्निफिकेंटली आज का पैटर्न है, कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि टेक्निकली निफ्टी एक स्ट्रेंथ महसूस कर रहा है, स्ट्रेंथनिंग से एक बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से जो रिसेंट का जो स्विंग हाई था 17,865, उसका आज एक अपसाइड ब्रेकआउट हुआ, उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। उसका मतलब है कि लास्ट 3 महीने का लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स नेगेट हो गया। अभी जो रिसेंट स्विंग लो था अराउंड 17,600 का, वो हायर बॉटम बन गया। इधर से टेक्निकली मार्केट हायर बॉटम्स हायर टॉप्स के तरफ वो ऊपर जा सकता है। एक सही में से एक संकेत है कि एक अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिलेगा। दूसरा, जो लास्ट वीक का वीकली और डेली में एक बैरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ था, उसका हाई था अराउंड 17,863 के आसपास। आज उसका भी एक अपसाइड ब्रेकआउट हो गया है। मेरे ख्याल से ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ओवरऑल नेट टू नेट देखा तो एक पॉजिटिव संकेत है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न बुलिश है निफ्टी में। मैं इधर से खरीदने के लिए सलाह करूंगा, लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं और आगे वाले दिनों में मार्केट 18,200-250 तक का एक रीच हो सकता है टारगेट। बड़ा ही कन्विक्शन इस वक्त इंडेक्स पर हो भी क्यों ना। देखिए पिछले 7 सेशंस के भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स को अगर आप देखेंगे तो वहां से भी मोमेंटम दिखा है। और आज के सेंटिमेंट्स निफ्टी के सिर्फ आज के चार्ट्स को भी अगर लेकर आएंगे तो हमने देखा है कि दिन की शुरुआत से ही जो मजबूती है, जो वो मजबूती बिल्कुल चली है और वो मजबूती वन साइड अप मूव की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिली है। वेल्सपन इंडिया के नतीजे आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा जो बढ़ा 226 करोड़ से 278 करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ दिखा है सालाना आधार पर। ये नतीजे हैं आपके स्क्रीन पर। मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी, करीब 10% से कंपनी के मार्जिन्स 13% तक जाते हुए दिखे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट कंपनी के मुनाफे जो है उसमें बढ़ोतरी है, मार्जिन्स के फ्रंट पर भी इजाफा है। कंपनी के रेवेन्यूज भी स्क्रीन पर आएंगे, हम आपके सामने रखेंगे। कंसोलिडेटेड मुनाफा हमारे सामने 51 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ पर। तो अच्छे नतीजे हैं जिसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं, करीब 3% की तेजी वेल्सपन इंडिया के। कंसोलिडेटेड आय हालांकि घटी है, लेकिन उसके अलावा मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स पॉजिटिव देखने को मिले हैं। आदित्य अरोड़ा है हमारे पास साथ। आदित्य बताएं आज ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे, मार्केट की स्ट्रैटेजी तो इस वक्त आई एम श्योर आप भी इत्तेफाक रखेंगे नागराज के साथ, अच्छी मजबूती है। एब्सोल्युटली मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मेरा ऐसा मानना है कि काफी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में। और एक खास बात ये है मार्च और अप्रैल में कि मार्च में आपको थ्रू आउट सेलिंग दिख रही थी और अप्रैल में स्मॉल कैप मिड कैप का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। तो वो मार्केट की हेल्थ बताता है कि काफी अच्छे शेप में है और काफी सारे स्टॉक बॉटम आउट हो रहे हैं, काफी जगह अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ मार्केट की हेल्थ बहुत अच्छी है। और टेक्निकली देखे, चार्ट पैटर्न वाइज देखे तो एक स्ट्रेंथफुल पिक्चर दिख रहा है। बट सिर्फ मैक्रो के हिसाब से, जैसे यूएस मार्केट का थोड़ा सा जो मैक्रो डेटा है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है। बाकी इंडियन मार्केट में प्राइस एक्शन काफी स्ट्रेंथफुल है। तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा अपने पिक्स पे अभी। तो पिक्स में मेरा अभी टेक्निकल पिक्स में कैपिटल गुड्स काफी स्पेस अच्छा लग रहा है, चाहे आप एबीबी देखे, सीमेंस देखे या एलएनटी देखे। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये पूरा इंडेक्स ही आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मैं इसमें लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ जाना चाहूंगा। 2298 में बाय कर सकते हैं, 2200 का स्टॉप लॉस, 2500 का टारगेट। दूसरी पिक रहेगी मेरी HDFC लाइफ, जो एक्चुअली काफी वॉलिटिलिटी देख रहा है काउंटर और देखा जाए तो स्ट्रेंथ लैकिंग है इसमें। तो मैं इसमें सेल में जाना चाहूंगा। 520 में बेचा जा सकता है, 545 का स्टॉप लॉस और 475 का टारगेट। और मेरी तीसरी पिक रहेगी मैपमा इंडिया।
अगेन एक काउंटर जिससे काफी अट्रैक्शन देगा, तो काफी बज़ था इसके बारे में आईपीओ के वक्त। अभी वापस ये एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आज के दिन में, तो इसे 1069 में बाय कर सकते हैं, 990 का स्टॉप लॉस और 1200 और 1300 का टारगेट। ठीक है, तो HDFC लाइफ हमको थोड़ा करेक्ट करना होगा क्योंकि आपकी एक शॉर्ट कॉल है। मैं थोड़ा टारगेट और स्टॉप लॉस वापस से बता देता हूँ। 475 आप बता रहे हैं आदित्य टारगेट, और 545 आपका स्टॉप लॉस है। और दूसरा मैप माई इंडिया तो आपने बता ही दिया कि 1200-1300 तक जा सकता है, काफ़ी स्ट्रांग है। HDFC का हमसे गलती से वो बाय लिखा गया, लेकिन हम उसको करेक्ट करके अभी प्लेट सामने ले आएंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। हमसे हुई तो हम उसको ठीक कर रहे हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। उसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपके वापस स्क्रीन पर आ जाएगा। 475 का टारगेट डालना बॉस, और 545 का स्टॉप लॉस है। HDFC लाइफ को शॉर्ट करके ले आओ। इस बीच ना वेल्सपन इंडिया के नंबर आए थे। मिस्टर शेट्टी, एक बार जरा वेल्सपन इंडिया के चार्ट खोल लीजिए आप। मैं दो चीज़ें बता देता हूँ। प्रॉफिट ज़ोरदार है, मार्जिन ज़ोरदार है, शेयर थोड़ा चला हुआ है सर। वेल्सपन इंडिया जरा दिखाइएगा स्क्रीन पर। ये HDFC लाइफ हमने करेक्ट कर दिया सर आपके लिए। अब आते हैं वेल्सपन इंडिया पे। वेल्सपन इंडिया का शेयर थोड़ा चला हुआ है सर मिस्टर शेट्टी। ये 64 रुपये से 84-87 रुपये तक आया हुआ है। नंबर अब अच्छे आए हैं इसके, तो ऐसा तो नहीं है कि ये बिफोर नंबर चल गया यानी कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ हो जाए, नंबर आगे कहीं पिट जाए। थोड़ा मेरे को बताइएगा क्योंकि इसके इन्वेस्टर्स को लेकर चिंता है। जी हाँ डिम्पी, आप सही कहा। बाय ऑन रूमर सेलोन, सॉरी बाय ऑन रूमर सेलोन न्यूज एग्जैक्टली, क्योंकि जो जिसका मूवमेंट है अराउंड 64 टू 88 जो जर्नी है, एक फिनोमिनल जर्नी है कि कई स्टॉक के लिए, क्योंकि ये स्टॉक एक बहुत ही अंडर परफॉर्मर था, डाउन ट्रेंड में था, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे थे। आज का एक रिसेंटली जो एक आध महीने का जो शार्प अपसाइड बाउंस इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ड्रास्टिकल चेंजेस हुआ है कंपनी के फंडामेंटल की तरफ से, और टेक्निकली भी एक शार्प अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला है। कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। डिस्पाइट गुड रिजल्ट मेरे ख्याल से थोड़ा डाउनवर्ड करेक्शन आने की चांसेस है। रिस्क रिवार्ड भी उतना खास कुछ नहीं बैठ रहा है इधर से लॉन्ग करने के लिए। मेरे ख्याल से वेट कर सकते हैं, एक साइजेबल करेक्शन रहेगा, उसके बाद में वापस ये अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। मेरे ख्याल से इनिशियल जो सपोर्ट रहेगा अराउंड 82 और निचला स्तर में अराउंड 80 टू 82, एक 80 से 82 तक एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस बना हुआ है। ठीक है, वेल्सकॉन कॉप ये जो बायबैक की न्यूज़ आई उससे तो एक इम्पैक्ट आया है, लेकिन आप सारे टेक्सटाइल काउंटर्स को भी देखें, उनमें भी अदरवाइज एक अच्छी मूव है। चाहे वो वेल्सपन हो, इंडोकॉन्ट हो, ट्राइडेंट हो, इन सब में अच्छी एक मूव है। तो ये एक स्पेस तो है जिसे हम नोटिस कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ और कॉल्स कहाँ पॉसिबल है। शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा बाउट जिन स्टॉक्स पे बना उनमें दीपक नाइट्रेट, लॉरस लैब और इनफैक्ट जुबिलेंट फूड भी है। आदित्य, एक बार जुबिलेंट फूड के चार्ट्स को चेक करके आप बताओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब ऐसा कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव है और साथ ही वैल्यू भी अब इमर्ज होने लग गई है। क्या एक पोजीशन बेट हो सकता है जुबिलेंट फूड फॉर नेक्स्ट सीरीज? जुबिलेंट फूड एक्चुअली अगर आप चार्ट पे देखें तो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, वेराज अगर आप वेस्ट लाइफ देखें तो काफी अच्छा उसमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो चार्ट वाइज अभी भी इसमें स्ट्रेंथ लौटी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस स्टॉक एक बार अपने 470 के रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता, इसमें बुलिश बेट अवॉइड करनी चाहिए। 470 के ऊपर इसमें एक अच्छी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग या अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है टिल 500। तो चलिए जुबिलेंट फूड पर इस वक्त ये राय आपको मिलती हुई। नागराज, चेन्नई पेट्रो के चार्ट्स को एक बार चेक करते हैं और काफ़ी अच्छी मजबूती चेन्नई पेट्रो में दिख रही है। 10% तक की तेज़ी, इनफैक्ट अब देखिए 11.25% तक की बढ़त यहाँ नजर आ रही है। एक तो कंपनी के नतीजे काफ़ी पॉजिटिव आए, कंपनी ने अच्छे डिविडेंड की अनाउंसमेंट की, और आपको साथ में ये भी बता दें कि कंपनी IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ भी जुड़ी है। MRPL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सब्सिडरी है और पॉजिटिव रिएक्ट करती हुई इस वक्त ये नंबर्स और साथ ही डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद। एक बार IOC के चार्ट्स को भी देखते हैं, और नागराज दोनों स्टॉक को एक बार चेक कीजिए और इस पर चार्ट चेक कर बताएं। चेन्नई पेट्रो 11% अप मूव। जी हाँ, चेन्नई पेट्रो के बारे में अगर कहना है तो एक शानदार अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। 280, 285, 290 के जो रेंज आज ऊपर में लिया है। मेरे ख्याल से एक चार्ट पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड ब्रेकआउट है और वॉल्यूम भी एक्सपांड हुआ है। RSI भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। मेरे ख्याल से अपसाइड मोमेंटम जो आज ब्रेकआउट के साथ हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा और उसका नेक्स्ट हर्डल रहेगा अराउंड 325 का।
और दूसरा बात है आईओसी का। आईओसी में भी सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकआउट एक कंसोलिडेशन के बाद दिखने को मिला है। थोड़ा चार्टिकली आईओसी बेहतर लगा है क्योंकि ज़्यादा कुछ चला भी नहीं था। रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मेरे ख्याल से ये चार्ट में भी एक पॉजिटिव बायस अप ट्रेंड तो कंटिन्यू रहेगा। उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 84 का। ठीक है। खैर इस बीच सुशील केडिया भी हमारे साथ जुड़ गया, लेकिन आपको मैं बता दूं सोम डिस्टिलरीज के नंबर आए हैं, नंबर्स काफ़ी शानदार है। शेयर था लाल निशान में, आ गया हरे निशान में, प्रॉफिट इसका डबल हो गया, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। इनफैक्ट मैं बोलूँगा 6 करोड़ से सीधा 15 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज कर दिया। साथ ही इसके अगर आप रेवेन्यू देखेंगे यानी कि आय चेक करेंगे तो 90 से 162 करोड़ है, ऑलमोस्ट डबल है। तो आप शेयर को कैसे ना चलते हुए देखेंगे। सोम डिस्टिलरीज अभी लाल निशान में था, हर निशान में लौटा है। शेयर हालांकि थोड़ा चला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नंबर्स भी ज़बरदस्त हैं, तो आगे और चल जाए इसमें कोई दो राय नहीं है। सुशील केडिया जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका बेसब्री से इंतज़ार होता है। उनके लिए दो खास चीज़ है। पहला, एक तो बिल्कुल निर्भीक है, उनको आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, उनको जो अपनी बात रखनी है वो अपनी रखेंगे, पहली बात। दूसरा, समझ बहुत ऊंची है, चलते हुए बाजार के अंदर चलेंगे नहीं, गिरते हुए बाजार के अंदर गिरेंगे नहीं। जो चीज़ दिख रही है चार्ट्स पे वही उनका फ्रेंड है, वही उनका ट्रेंड दिखता है। सुशील सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या करना चाहिए सर, जब हमने 17,800 को अपनी इन्हीं आंखों से देख लिया, 42,800 को इन्हीं आंखों से देख लिया, अब क्या करें सर? देखिए, पहली बात तो कि आपके इतने मीठे शब्दों को मुझे हजम करने में काफी टाइम लगेगा। आपने बहुत सारा प्यार आज दिया है, मैं आशा करता हूं आने वाले दिनों में मुझे भी लौटाने का अवसर मिलेगा। पर देखिए, इस बाजार के अंदर ना किसी की होशियारी काम बिल्कुल नहीं सर। आती है। इस बाजार में किसी की भी होशियारी काम नहीं आती। पिछली बार आपने कहा था आपके मुंह में लक्ष्मी जी विराज रही हैं और मैं मुस्कुरा रहा था। बाजार में तुम लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी विराज रही आपने कहा था और मैं मुस्कुरा रहा था। देखिए, बाजार में तुम लक्ष्मी जी की साधना करने आते हैं, तो अगर लक्ष्मी की कृपा हो और आप साथ में सरस्वती के साधक हैं, तो लक्ष्मी की कृपा का आप ज्यादा आनंद ले पाएंगे। पर लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए तो हमें लक्ष्मी के पीछे ही चलना पड़ेगा। तो पिछली बार जो हमारी बात हुई थी कि अगर अगर आपको स्क्रीन पे निफ्टी की ये चार्ट दिख रही है कि 5 दिन के करेक्शन के बाद अगर निफ्टी ने हरी लेखा के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, तो हमने मंदी काट के इंडेक्स पर तेजी कर दी। साथ ही हमारा जो, मैं बैंक निफ्टी पे भी आ रहा हूं, और साथ ही हमने जो लगातार पिछले 2 महीने से व्यू मेंटेन किया है कि इंडिसेस हमारी विवशता है और विशेष अवसर जो हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में है। बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो 12,000, 13,000, 14,000 निफ्टी वाला बेहाल हाल देख करके घूमे हैं। और लार्ज कैप्स और खास करके लार्जेस्ट स्टॉक इन ईच सेक्टर, उनको मेंटेन रखा किसी भी तरह से बाजार ने, जो उस पे एक बड़ा राउंड करेक्शन का बाकी है। पर हमें छोटे स्टॉक्स में अभी घुसना पड़ेगा। अगर भारत का अनोखा समय आया है तो भारत के बाजार में भी अनोखे काम होंगे। तो स्मॉल कैप्स को हम लगातार लेते जा रहे हैं और इंडेक्स की ट्रेडिंग अलग है। अब इसी तर्ज पे अगर आप बैंक निफ्टी पे अगर आप आ जाओ, और ये चार्ट मेरी स्क्रीन पर अगर लोड हो रही है, जो स्टीपेस्ट अप ट्रेंड लाइन थी उसके नीचे निकलने के बाद हम वापस उस लाइन को रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं। यानी ये जो लास्ट 4 दिन का राइज है, ये एक डिसिलरेटिंग पेस पर है। गाड़ी बढ़ तो रही है आगे, पर अब उसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है। तो ये एक चेतावनी बनना शुरू हो रही है कि यहां पर ऑल टाइम हाई आ जाएगा और 5 साल का बुल मार्केट शुरू हो गया है, आईसीआईसीआई बैंक लेके रख दो, इन चक्करों में मत पड़िएगा। ये लार्ज कैप्स और खास करके इंडिसेस एक ट्रेडिंग का बाजार है और ये बिल्कुल एक रैली का स्ट्रक्चर है। और हो सकता है हम इस वक्त आपको हास्यास्पद लगेंगे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि डिम्पी जी आज आपने काफी चढ़ा दिया है, हमारा तो दायित्व है कि जो दिखेगा वही कहना पड़ेगा। जितनी ज्यादा बड़ी ये रैली अगर हो रही है, उतना ही ज्यादा डीप करेक्शन आएगा। आपकी इजाजत चाहता हूं, एक गाना याद आ रहा है आज बैंक निफ्टी की इस चार्ट को देख के। क्या गम है जिसे बिल्कुल छिपा बताइए रहे सर, हो, बताइए बताइए। क्या क्या गम है जिसे छिपा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो। ये बैंक निफ्टी में जितनी ज्यादा एक्सेप्शनल आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, ये बाजारों का छद्म है। और अगले राउंड में एक बार एसबीआई की और कोटक महिंद्रा की आप चार्ट को पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक कहीं 1200-1300 का भाव वापस बन जाए, और ये अगर आईसीआईसीआई बैंक 700 रुपया भी तोड़ देगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर हम अभी उसके लिए सेल को ट्रिगर नहीं करेंगे। हो सकता है जब तक हमारी मुलाकात अगले सप्ताह आपसे हो, उस दिन तक ये पैटर्न बन जाए या उसके बाद बने। तो मेरा अनुरोध है कि हमें जो चार्ट पे दिख रहा है उसको हम सीरियसली आपसे कहते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स
और मिड कैप स्टॉक्स जिनकी दुर्गति होने के बाद एक अच्छा बेस बना के वो निकले हैं, पैसे को उस तरफ डालिए और ये लार्ज कैप स्टॉक से निकलने की तैयारी रखिए। ये पांच पांच साल की योजना पे और 5 साल की कहानी पे भी ये लार्ज कैप स्टॉक्स लेने का टाइम नहीं है। ओके, सुशील, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून। लास्ट वीक भी आपने कहा था कि आपको यहाँ से बाजार दिखता है कि एक बहुत तेजी से गिरेगा, लेकिन सेल सिग्नल अभी नहीं आए हैं। तो अगर जब तक सेल सिग्नल नहीं आया है तब तक मिड कैप में, स्मॉल कैप में और टू सम एक्सटेंट क्या लार्ज कैप की कुछ पॉकेट्स हैं जहां डायरेक्शन एटलीस्ट क्लियर है, ऊपर की रहेगी, या फिर यहां पर भी एक टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है? देखिए, सारे के सारे लार्ज कैप्स तो अब अगर मान लीजिए टाटा कंज्यूमर है, वो भी F&O में है, अब उसे लार्ज कैप में गिने, स्मॉल कैप में गिने, मिड कैप में गिने, तो टाटा कंज्यूमर में मुझे लगता है इतना बढ़ने के बाद भी और 30% बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान लीवर हो सकता है 7-8% बढ़ जाए, जो सेफ हेवन बाइंग अब अगर आना शुरू होगी इंडेक्स टॉप आउट में। पर एट द सेम टाइम मुझे एशियन पेंट्स में वो तेजी नहीं लगती है। तो लार्ज कैप स्मॉल कैप एक ब्रॉड बोलने की बात हो गई। पर अगर मैं जैसे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की जैसे बात करूं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जैसे लास्ट 4-5 दिनों में एक बड़ा बाई कॉल हमारे यहाँ से आया और कुछ ज्यादा भाग गया है वो, 400 वाला आज 520-25 तक पहुंच गया। ठीक है, जब भी इसमें कोई करेक्शन आए, हमें लगता है अगले 6 से 8 महीने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भाव 3 गुना भी हो सकता है। 400 वाला 1200 हो जाएगा तो आश्चर्य नहीं होगा। क्या दर्शाती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की चार्ट? NSE और BSE के बीच में जब जब स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में एक फ्रेंजी जैसा एटमॉस्फेयर बनता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स की एक्टिविटी वहां है। तो अगर बाजार का माइंड कुछ लोगों को, बड़े लोगों को पता है, वो 3 महीने पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर को छाप लेते हैं। तो चार्ट के पैटर्न्स में अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर अब बेतहाशा भागने लग गया है, तब मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है कि मुझे F&O से और इंडेक्स से ध्यान कम करके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जाना है। अब कल जैसे हमारा मान लीजिए प्री ओपनिंग एक कॉल था कि ये जितने भी गुजरात गवर्नमेंट के स्टॉक्स है, गुजरात एल्कली, GNFC, GSFC, GIPL, इवन गुजरात गैस, ये सारे के सारे 5-6 स्टॉक्स हमें डबल होते दिखते हैं 6 महीने में। कल ही एक दिन में बहुत भाग गए, ठीक है, वापस पुल बैक आएगा तो लेंगे। तो इस तरह के जो नॉन F&O स्टॉक्स है, नॉन इंडेक्स स्टॉक्स है, वहां मुझे बहुत बड़ी मलाई नजर आने लग गई है। और इंडेक्स के स्टॉक्स में जो छाछ है, दूध के जले को उसे बार बार फूंक फूंक के पीना पड़ेगा। चलिए, हैवी वेट्स की छाछ पर फोकस ना करें, बड़ी मलाई आपको ब्रॉडर इंडेक्सेस मिड कैप स्मॉल कैप में मिलेगी, ये कहना है सुशील जी का। सुशील जी, वैसे गुजरात बेस्ड स्टॉक्स पर ही मेरा अगला सवाल था, लेकिन आपने उसे टच बेस तो किया ही है। तो चलिए फिर क्रूड करेक्शन पर बात करते हैं। कहाँ $80-82 प्रति बैरल पर क्रूड हमने देखा था, अब हम देख रहे हैं $78 प्रति बैरल के भी नीचे एक बार जाता हुआ। सेंटिमेंट्स जो गड़बड़ाए, ऑफकोर्स एक बाउंस वहां से इस वक्त तो जरूर देखने को मिला, लेकिन क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरी सीमेंट होते हैं, जो कि आपके रेडार पर रहते भी हैं, और मिड कैप सीमेंट प्लेज में तो अच्छा एक्शन हम देख भी चुके हैं। मिड कैप सीमेंट प्लेज, मिड कैप रियल एस्टेट, ऑफ कोर्स क्रूड करेक्शन में पेंट को भी जोड़ लीजिए। इनमें से कोई स्टॉक जहां ट्रेड बनते हैं? मेरी आपसे एक गुजारिश है, आपका इतना इंटेलिजेंट जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं मेरी लिमिटेड बुद्धि से ही दे पाऊंगा। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल आपको सुशील जी। तो मेरी औसत बुद्धि से दिया हुआ जो उत्तर है, अगर आपको पसंद न भी आए तो आप उसे स्वीकार कर लीजिएगा कि सबके पास इक्वल बुद्धि सुशील हो जी, जरूरी है। हमसे लेकर हमारे व्यूअर्स तक आपकी हर एनालिसिस, आपकी हर एडवाइस और आपके दिए हर शेयर्स को हम पसंद भी करते हैं, उसे नोट डाउन भी करते हैं, देखिए- लिस्ट भी करते हैं, और जब उसमें एक्शन आता है वो दिखाते भी हैं। तो आप बताइए। नहीं, देखिए, पसंद आना नहीं आना तो क्या है कि आपस में मन मिल गए तो पसंद आ गए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं औसत बुद्धि की बात करूंगा। क्रूड ऑयल की देखिए आपके सामने चार्ट है इस वक्त, है MCX की। ये जो स्पाइक आया है, उसके बाद ये जो डीप फॉल आना शुरू हुआ है, मुझे लगता है क्रूड ऑयल एक बार और वापस इस न्यूनतम स्तर के नीचे जाएगा और काफी नीचे जा सकता है। पर ये अंतिम अंतिम करेक्शन है क्रूड का। ये अंतिम करेक्शन है कि एक बार एक और नया नीचे का लो बन जाए, उसके बाद हो सकता है बहुत बड़ी तेजी निकल जाए। तो क्रूड पे एक बड़ा कॉल तो हम बाद में लेंगे, पर क्रूड से रिलेटेड एक आइटम नेचुरल गैस, मुझे लगता है यहां से इसका भाव 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना भी हो गया अगले 6 महीने में, तो किसी भी प्रकार के आश्चर्य की कोई जगह नहीं है। पर नेचुरल गैस चूंकि इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इसलिए इसमें कोई भी बेतहाशा सौदा ना कर ले, बहुत लिमिट का सौदा करके 2 से 3 महीने से खींचने की तैयारी करें, तो बड़ा पैसा अच्छा मिल सकता है। और क्रूड और अगर नेचुरल गैस की बात हो रही तो कृपया मुझे अलाउ कीजिए, US मार्केट्स में उनकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स में एक ब्रेकआउट आ चुका है। S&P और नैस्डैक दोनों अब अच्छी तरह से लगातार 2 दिन नीचे बंद हो गए, वहां डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। और साथ में अगर नेचुरल गैस में भी इतना बड़ा उछाल है, तो पिछले 30 साल में जब जब नेचुरल गैस और वॉलेटिलिटी इंडेक्स एक साथ बढ़े हैं, तो वॉल स्ट्रीट के इंडिसेस कुछ ज्यादा ही लुढ़के हैं। तो एक तरफ
अभी भी हमारे यहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो इब्यूलियंस बना हुआ है, क्या पता बैंक निफ्टी 43,400 500 तक भी चली जाए, हमारी निफ्टी 18,200 250 तक भी चली जाए। सारे के सारे मार्केट लॉक इन स्टेप आवर बाय आवर साथ में नहीं चलते, पर यूएस मार्केट्स में एक सिग्निफिकेंट टॉप लग चुका है। हो सकता है अगले 3 4 5 दिन में हमारी इंडिसेस भी उस तरह का टॉप बनाए, और अगर एक तरफा जोर का अगले 2 महीने का बड़ा ग्लोबल करेक्शन अगर आ गया, तो इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि मैं मेरी औसत बुद्धि से क्रूड का दाम घट जाएगा तो एशियन पेंट्स ले लूं, मैं उस तरह की थिंकिंग में अभी नहीं जाना चाहता हूं। ये क्षणिक और क्षण भंगुर बाजार है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की चार्ट को हम इंडिविजुअली देखेंगे, क्या पता हम क्रूड में रॉन्ग भी हो जाए और एशियन पेंट्स में फिर भी राइट हो जाए। तो इफ देन बट वाली थिंकिंग मेरी औसत बुद्धि से बहुत ऊपर है, मैं अपने लिमिटेशंस में रहना चाहता हूं। सुशील जी, अब फिर ठीक है, क्रूड करेक्शन के तौर पर तो इन स्टॉक्स पर नहीं, लेकिन सीमेंट और पेंट पर आपकी नजर, कोई सीमेंट स्टॉक्स पर तो लगातार आपका फोकस रहता भी है, तो सीमेंट मेजर, जहां आप मिड कैप की बात कर रहे हैं, सीमेंट स्टॉक्स में कौन से शेयर्स पसंद आ रहे हैं आपको, छोटे मझौले सीमेंट की अगर बात करें? सीमेंट में एक अच्छा बड़ा रनअप आने के बाद वहां करेक्शन शुरू हो गया सेक्टर रोटेशन में, तो उनको पुल बैक करने दीजिए। जब वो पुल बैक कंप्लीट कर लेंगे और वापस रिवर्सल जब आएगा, अभी नहीं है, तो इंडिया, मैं सिर्फ फिर दोहराऊंगा, नंबर 1 चॉइस इंडिया सीमेंट, नंबर 2 डालमिया सीमेंट, नंबर 3 आपके जो एसीसी, और उसके बाद कोई सा भी सीमेंट का शेयर खराब नहीं, पर उसको 10 दिन रुकते हैं, इनको करेक्शन होने देते हैं। चलते चलते मैं आपको एक जल्दी से बात कह दूं, क्योंकि सामने दिवाली भी आ रही है और लोगों के घरों में हमेशा रहता है कि जो लाइफ पार्टनर्स हैं वो बड़ा गोल्ड खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जाइए अपनी अपनी पत्नियों को और गर्लफ्रेंड्स को समझाइए कि थोड़े दिन रुक जाओ, 6 महीने 8 महीने, उतने ही पैसों में हम कम से कम 30% गोल्ड ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि 20 से 25% का गोल्ड में करेक्शन की चार्ट शुरू हो गई है। और उतने ही 8-10 महीनों के बाद अगर रुक के चांदी खरीदेंगे तो उतने ही पैसों में 50% चांदी ज्यादा मिल सकती है। मुझे 30 से 35% तक का ड्रॉप अब चांदी में नजर आता है। तो दिवाली आने तक कम से कम सोना चांदी की खरीदारी न करें, दिवाली पे फिर फैसला करेंगे कि और सस्ता मिल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये हुई ना बात, ये इससे कहते हैं सुशील केडिया की ज़बरदस्त कॉल। 30% गोल्ड ज़्यादा मिलेगा, 50% सिल्वर ज़्यादा मिलेगा, रुक जाओ दिवाली तक, जल्दबाजी ना अभी करो, सोना आराम चांदी से नहीं पैसा खरीदिए, मिलेगा। बहुत बहुत अपनी शुक्रिया सर। पत्नियों को कन्विंस कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, उनको मना कर देंगे सर। मैं भी सोच रहा था कुछ ले लूं, लेकिन आपकी बात सुन के अब नहीं लेने जा रहा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच हमको गाइड करने के लिए, सारी बातें रखने के लिए। प्लेजर। डन सर, फिक्स है सर, बिल्कुल फिक्स है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी मुलाकात होती है। आगे बढ़ते हैं। सोम डिस्टिलरीज के जिस नंबर के बारे में बात कर रहा था अभी, उसका एक बार चार्ट चेक करवा लेते हैं। मिस्टर शेट्टी, एक बार आप जरा चेक करेंगे सोम डिस्टिलरीज, ये लाल निशान से हरे निशान में आया हुआ शेयर है, थोड़ा देख के बताइए। काफ़ी लोगों का ये इंटरेस्टिंग मिड कैप शेयर्स है। जी हाँ, सोम डिस्टिलरी STBL जो चार्ट के नाम से है, कंटिन्यूसली एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड के तरफ जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कई दिनों से एक रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद स्ट्रक्चरली अपसाइड मूवमेंट में शिफ्ट हुआ है। अभी भी हम देख सकते हैं लास्ट 4-5 दिन में एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। 175-176 का जो अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। मुझे लगता है ये स्टॉक एक ब्रेकआउट देने की अटेम्प्ट करेगा। मेरे ख्याल से 175 के ऊपर एक आ सकता है। उसका नेक्स्ट हार्डर रहेगा अराउंड 190 का। ऑलराइट, सोम डिस्टिलरी स्पेस ये एक व्यू रहा, लेकिन दो स्टॉक्स अब जहां डीलिंग रूम से जहां कुछ गपशप है, शरद लेकर आए हैं हमारे खबर गरम में सेगमेंट में। आइए उनसे समझते हैं स्टॉक्स। शरद बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आज? जी बिल्कुल, हमारी जो है बातचीत हो रही है इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से, और यहाँ पे जो है मैक्लार्ड रसल फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है बात चल रही है कि जो वन टाइम सेटलमेंट होती है आपके लेंडर्स के साथ, उनका जो है एग्रीमेंट हो गया है। अब देखा जाए तो ये एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट शायद कंप्लीट हो चुके हैं, और अब जो है NCLT की भी जो है ओवरऑल जो है अनाउंसमेंट भी आ सकती है आने वाले हफ्तों में। पर याद रखिए, ओवरऑल जो खैतान ग्रुप है जो इसको होल्ड करता है, ऑलरेडी जो है अपनी कंट्रोलिंग स्टेक या पूरी स्टेक जो है आप एवरेडी की जो होल्ड करते थे वो डाबर ग्रुप को बेचे। तो मैक्लार्ड रसल को आप अपने फोकस में रखेगा। GE पावर या ये दूसरा स्टॉक रहेगा फोकस में। और यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि एक लार्ज गवर्नमेंट ऑर्डर जो है उनको मिल सकता है। और याद रखिए एक लो फ्लोट स्टॉक भी है, हालांकि लगभग 3% रिटेल का शेयर
शेयर होल्डिंग है, लेकिन 2 दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और निप्पॉन एएमसी, जो यहाँ पे इनकी भागीदारी है। तीसरा स्टॉक जो है हमारे रडार में रहेगा आरबीएल बैंक। यहाँ पे जो है एचएनआई बाइंग देखने मिल रही है, डीलर्स का कहना है, और पिछले 3 सेशन में जो है स्टॉक जो है लगभग 6% से ज़्यादा का जो है ग्रोथ दिया है, तो इसको भी जो है आप अपने रडार में रखिएगा। और चौथा स्टॉक है बलरामपुर चीनी मिल्स। यहाँ पे जो है बातचीत हो रही है कि लॉन्ग ओनली फंड्स जो होते हैं वो जो है अपनी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस स्टॉक में, और उनका कहना है कि ओवरऑल जो इस शुगर सीज़न में जो है एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। एंड ऑफ कोर्स याद रखिए जो ग्लोबल शुगर प्रोडक्शन है उसमें भी गिरावट आया है, और जो ग्लोबल शुगर प्राइजेज है अभी भी ऑलमोस्ट डिकेड हाई लेवल्स पे है, और इस महीने में भी जो है लगभग 24% का ग्रोथ देखने मिला है। तो ये 4 स्टॉक जो है हमारे रडार में है आज हमारे खबर गरम के सेगमेंट में। लेकिन याद रखिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही तो पूरी तरह सलाह लेकर ही लें। ठीक है, तो ये 3 स्टॉक्स आप इंटरेस्टिंग हमारे 3-4 स्टॉक्स लेकर आए हैं। बलरामपुर चीनी, ये तो ऑलरेडी शुगर स्टॉक्स तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ी सी एक ब्रीदर जैसा दिया, लेकिन अब फिर आप बता रहे हैं कि इन स्टॉक्स में बलरामपुर चीनी में फिर से फंड्स का इंटरेस्ट दिख रहा है इन स्पेसिफिक शुगर स्पेस से। और इसके अलावा आपने आरबीएल बैंक, जी पावर और मैक्लॉयड रसल लिया। एक बार आप बात कर लेते हैं मैक्लॉयड रसल पे वन टाइम सेटलमेंट लेंडर्स के बीच अगर अग्री होती है और ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एक्सपेक्टेड हो सकती है, तो क्या मैक्लॉयड रसल में इसके चलते एक बड़ी मूव पॉसिबल है? जी पावर में तो आप देखिए 20% की मूव है, तो खबरें तो शरद जो लेकर आए हैं वो रिलेट करती हुई दिख ही रही हैं, स्टॉक प्राइस में मूवमेंट है। एक बार कहाँ और बड़ी मूव पॉसिबल है, एक बार मैक्लॉयड रसल को भी लेकर आते हैं। आदित्य बताएं, इन 4 स्पेसेस में कहीं आपको अभी भी पॉसिबली ट्रेड दिखता हो? जी पावर जैसे स्टॉक्स तो खैर 20% चल गए, बलरामपुर चीनी, मैक्लॉयड रसल, कहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है? से सबसे बेस्ट कैंडिडेट मुझे बलरामपुर चीनी और जी पावर लगता है। जी पावर जिस रफ्तार से बढ़ा है, जिस वॉल्यूम के साथ बढ़ा है, ऐसा लगता है कि स्टॉक में और भी स्टीम है। ऑल्दो ये बहुत अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है, आज तक की इसकी हिस्ट्री खराब रही है, वेल डिस्ट्रक्टर रहा है, पर यहाँ पे एक बेट ली जा सकती है स्टॉक पे। अभी 137 चल रहा है, 120 का इसका मेजर पाइवट लेवल है, अगर वो सपोर्ट करता है तो इसमें शायद और तेजी 150 160 की तरफ देखी जा सकती है। और बलरामपुर चीनी में एक्चुअली एक सेक्टोरल टेलविंड का एडवांटेज है कि आप इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस देखें तो कंटिन्यूसली इंच अप कर रहे हैं। कल भी मल्टी वीक मल्टी मंथ हाई लगाया था शुगर ने। तो अगर बलरामपुर चीनी 410 का जो उसका मेजर पाइवट लेवल है उसके ऊपर टिका रहता है तो इसमें अच्छी तेजी हो सकती है। इसके लिए ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा 430 का। 430 के ऊपर स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए फिर 430 के लेवल्स को वॉच आउट करना होगा और इन स्तरों के बाद एक अप मूव बलरामपुर चीनी पर नजर आ सकता है। हालांकि शुगर स्टॉक्स पर एक बार नजर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए अब हमारी फंडामेंटल पैनल पर भी बाजार के एक दिग्गज जुड़े हैं, आस्क संदीप सब्रवाल.com के संदीप सब्रवाल अब हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका इतना स्वदेश पर। इस वक्त सेंटिमेंट्स जो है बाजार के ऑल इन ऑल अगर देखें मेजरली रिजल्ट ओरिएंटेड ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल सेटअप जो है उसमें वॉलेटिलिटी जरूर है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए ये पूरी एक्सपायरी की अगर बात करें और मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हमने देखा है काफी अच्छा एक्शन संदीप देखने को मिला है। रिजल्ट में अब तक आईटी सेक्टर से कुछ चुनिंदा कंपनियों के नतीजे आए हैं, हैवी वेट्स भी रही और उसमें मिड कैप आईटी भी रही, साथ ही बैंक्स फाइनेंशियल्स और अब कंजम्पशन थीम पर फोकस है। क्या आपका भरोसा बैंक्स फाइनेंशियल्स पर है, और अगर हाँ तो फिर पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक स्पेस, बड़ी दिग्गज या फिर छोटी मचौली? ये आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि बैंक जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट में मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो कुछ जिन कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट है, और जहाँ पे खराब रिजल्ट है वहाँ हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में शुरू में देखा था बड़ी कंपनीज में गिरावट आया। लेकिन कुछ जैसे अभी एल&टी टेक्नोलॉजीज ने अच्छा गाइडेंस दिया तो वहाँ अप मूव भी देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। ऑटो साइड पे हमने देखा बजाज ऑटो ने अच्छा गाइडेंस दिया तो पॉजिटिव कमेंट्री थी, तो वहाँ पे हमने अप मूव देखा। और फाइनेंशियल्स में इन जनरल रिजल्ट्स अच्छे ही आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि फाइनेंशियल्स में लार्जर बैंक्स या लार्जर एनबीएफसीज पे ही प्रेफरेंस रहनी चाहिए, क्योंकि उनके पास डिपॉजिट लोअर कॉस्ट पे रेज करने की एबिलिटी है, और वहाँ पे नॉट प्रॉफिट मार्जिन का जो कंप्रेशन आने वाला है अगले कुछ क्वार्टर्स में सबसे कम रहेगा। तो बड़े बैंक्स पे ही फोकस रहना चाहिए।
संदीप सर, आज सुबह से ना खबर चल रही है रेमंड्स के कंज्यूमर बिजनेस को लेकर, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनके 2-3 ब्रांड को ले सकता है। अभी खबर नीचे आ भी रही है ब्रेकिंग फॉर्म में। ये बात तय है कि कुछ ना कुछ डील हुई है, बातचीत जारी है रेमंड्स के साथ। ये ऐसा कन्फर्मेशन आ गया है। सुबह से था कि 3:30 बजे इनके एक स्ट्रेटजिकली प्रेस ब्रीफिंग भी हो सकती है। उससे पहले इनके 2 बड़े ब्रांड्स को, जो कि कंज्यूमर से जुड़े ब्रांड्स हैं, रेमंड्स आपको मालूम है 3-4 बिजनेसेस में ज़्यादा बटा हुआ है। एक तो रियल एस्टेट है, एक कपड़े का बिजनेस है, इनके अलावा एक छोटा और 1-2 काम और भी जो कि कंज्यूमर से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर इनके साथ करार हो सकता है। ऑलमोस्ट भी कंफर्म हो रहा है। 3:30 बजे और क्लैरिटी आ जाएगी। ये गुड साइन है सर रेमंड के लिए कि अपने बिजनेस को कंसोलिडेट करो, अच्छा है। देखिए, रेमंड के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनको कितने पैसे मिलते हैं इस डील से। मेनली क्योंकि रेमंड जो है वो कंज्यूमर साइड पे अच्छा कर नहीं रहा था, तो अपने उनके जो ब्रांड इतने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं लेकिन उनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, तो वहाँ पे अगर कुछ डील होती है और उनको वो लोग डाइवर्स्ट कर पाते हैं तो उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा उनको पैसे कितने मिलते हैं और एग्जैक्ट कंटूर्स क्या होंगे डील, उस पर हम कर सकते हैं। तो अभी तो जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे अभी फ्लैशेस आ रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि बातचीत ही चल रही है, तो अगर आज अनाउंसमेंट आएगा तो उसके बाद कमेंट करना बेटर रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, मैं अगर इसमें थोड़ा उल्टा होकर आपसे सवाल पूछूं और ये पूछूं कि गोदरेज कंज्यूमर्स इस तरह के एक्विजिशंस करके, ब्रांड को एक्वायर करके, चाहे वो रेमंड से ले या किसी भी XYZ कंपनी से ले, ये उसके लिए ठीक है क्या सर, या फिर अपने ब्रांड को बड़ा करना चाहिए? अब बना जो खबर मार्केट में है कि वो पार्क एवेन्यू को खरीदेगा। क्योंकि उनके जो ये ब्रांड्स हैं, ऑब्वियसली कपड़े के ब्रांड गोदरेज के बिजनेस प्रोफाइल में सेट नहीं होते, तो ये ब्रांड्स इनके लिए सिनर्जिस्टिक होंगे। अब प्राइस पे डिपेंड करेगा कि हम किस तरह के व्यू लेगा, हम लेंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन ये सिनर्जिस्टिक ब्रांड है क्योंकि गोदरेज का भी मेन ग्रूमिंग साइड पे अच्छा एक प्रेजेंस है, तो उस हिसाब से ये पॉजिटिवली लिया जा सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा किस प्राइस पे वो लोग लेते हैं। संदीप आपके पास आते हैं, लेकिन इस बीच लॉरस लैब के एक बार नंबर्स को भी एड्रेस कर देते हैं। इनका जो कंसोलिडेटेड एबिटा है वो भी घटा है और इनफैक्ट रेवेन्यू भी नीचे आए हैं और पैट में भी काफ़ी कमी दिख रही है। आप रेवेन्यूज़ को देखें तो वहाँ पर लगभग 70-80 करोड़ का वहाँ एक डेंट दिख रहा है। मुनाफा तो ऑलमोस्ट आधा हो गया है, इनफैक्ट आधे से थोड़ा कम ही। और आप स्टॉक पे एक बार रिएक्शन देखें तो लगभग 3% का रिएक्शन वहाँ पर अभी डेंट दिख रहा है। ठीक है, इन नंबर्स को बाद में ट्रेडिंग के लिहाज से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन संदीप से कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं। संदीप, अब तक जो नंबर्स आए हैं, चाहे वो बैंक्स के आए हों, जो भी कमेंट्री अभी तक बैंक्स की, बड़े बैंक्स की आई हों, और फॉर दैट मैटर डिपॉजिट ग्रोथ तो हमने देखा है, चाहे HDFC बैंक हो, ICICI बैंक है, तो बड़े बैंक्स के साथ तो शायद इतनी बुरी हालत नहीं रहेगी। अगर आगे भी शायद बैंक्स एंड फाइनेंशियल स्पेस कैन कंटिन्यू टू डू वेल, लेकिन एट द सेम टाइम आप FMCG स्पेस के कमेंट्स को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? नेस्ले जैसे स्टॉक्स, HUL जैसे स्टॉक्स, जहाँ वॉल्यूम ग्रोथ बहुत की होती है, रूरल कंजम्पशन ट्रेंड बहुत ज़रूरी होते हैं, ये 2 बड़ी पॉकेट्स के नंबर्स और कमेंट्स को कैसे अब तक एनालाइज किया आपने? देखिए, नंबर्स लेकिन अगर हम इन कंपनीज की कमेंट्री सुने तो जनरली इनकी कमेंट्री ये है कि ये लोग थोड़े, इनको ग्रीन शूट दिख रहे हैं रिवाइवल के, रूरल मार्केट्स में अर्बन मार्केट स्टडी हो रहा है और इन्फ्लेशन का असर कम हो रहा है। तो अगर ये व्यू है तो आज के दिन ये स्टॉक्स जो है इतने ओवरऑल स्टॉक्स नहीं है, कोई ज़्यादा लोग इस पे इनमें निवेश करने के लिए देख भी नहीं रहा, लोग जनरली दूसरे सेक्टर्स को देख रहे हैं, तो इनमें से कुछ स्टॉक्स इंटरेस्टिंग हो सकते हैं जो नतीजे आते हैं उसके हिसाब से। तो बहुत कम कंपनीज में ऐसी हैं जो एक्चुअली 52 वीक हाइट के आसपास थी, तो गोदरेज कंज्यूमर उनमें से एक था जिन्होंने अच्छा आउटलुक दिया था, तो एक्चुअली 52 वीक हाइट के पास था। अभी थोड़ी गिरावट आई है इस न्यूज़ के बाद, ब्रांड एक्विजिशन के बाद, तो कुछ कंपनीज इनमें निवेश लायक ज़रूर होंगी। बीच बाजार में मजबूती जो है वो लगातार बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। संदीप जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी आउटलुक, अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। फिर से जल्द आपसे मुलाकात होगी। निफ्टी के चार्ट एक बार लेकर आएंगे। करीब 100 अंकों की मजबूती और 17,900 के भी पार इस वक्त आप देख रहे हैं। निफ्टी में अच्छी खासे एक्शन के साथ ट्रेड नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स को भी देखें, ऑलमोस्ट 300 अंकों की बढ़त के साथ वहां पर भी ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहां पर अच्छी मजबूती के साथ इस बाजार की तेजी में ही इस तरह की वन साइड पॉजिटिव चाल है। विजया डायग्नोस्टिक के काउंटर को लेकर आएंगे। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस पर आदित्य, आपकी राय क्या है? विजया डायग्नोस्टिक में आज सुबह से एक अच्छा मूव भी हम देख रहे हैं।
ऑलमोस्ट 11% की तेजी। राइट। तो फार्मा सेक्टर में निफ्टी फार्मा सेक्टर काफी टाइम से बजिंग है और धीरे धीरे करके काफी स्टॉक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विजया डायग्नोस्टिक ने भी अच्छा मूव देखा, पर ऊपर से काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो इसको एज ऑफ नाउ अवॉइड करेंगे। इसमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट 465 के लेवल पे ही आएगा, वहां से इसमें 500 550 के भी लेवल देखे जा सकते हैं, पर अभी के लिए हाल फिलहाल अवॉइड है। ठीक है, इस बीच शिंजन के भी शानदार नंबर आए थे और आपको पता ही है कि नंबर्स के बाद जोरदार ये शेयर हमको चलता हुआ दिखा। क्वार्टरली 4 के नंबर्स थे। इस पे बातचीत करने के लिए कंपनी के COO डॉक्टर महेश बालाघाट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। मिस्टर बालाघाट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार हमको आप जरा ब्रेकअप वगैरह दे पाएंगे कि इस समय का ब्रेकअप कैसा था आपका शिंजन के नंबर्स का, सर? बिल्कुल। तो पहले तो मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बेहद खुशी हो रही है रिजल्ट्स रिपोर्ट करने में। ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023 अगर देखा जाए तो इस साल ये महामारी के बाद का ये पूरा ऐसा साल था जिसमें महामारी का कोई प्रभाव नहीं था, और उसकी वजह से हमारा ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। इस साल में हमने उल्लेखनीय रेजिलियंस दिखाया, हमने पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हैं। एक मजबूत व्यापार मॉडल है हमारा, एक उम्दा ग्राहक बेस है और अच्छी बैलेंस शीट है। उसके ऊपर हमने ये जो उल्लेखनीय वर्ष पर वर्ष वृद्धि दिखाई है राजस्व, एबिटा और लाभ में, इसके बारे में जरा मैं आपको दोहरा देता हूँ। तो ये जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस आप पूछ रहे हैं, इसमें पहले तो हमारे अनुसंधान व्यवसाय यानी कि जो रिसर्च बिजनेसेस है, जिन्हें हम CRO की तरफ से क्लासिफाई करते हैं, जिसमें डिस्कवरी सर्विसेज और डेडिकेटेड सेंटर्स होते हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। खासकर डिस्कवरी सर्विसेज में ये स्वस्थ मांग की वजह से है, और ज्यादातर डिस्कवरी सर्विसेज के जो डिस्कवरी केमिस्ट्री डिवीजन है, उसमें हमने देखा है कि R&D की गतिविधियों के आउटसोर्सिंग में बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। साथ ही ग्राहकों के सोर्सिंग निर्णय पर भी प्रभावित जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादा आउटसोर्सिंग हो रहा है। और डेवलपमेंट सर्विसेज में अगर देखा जाए तो चौथे तिमाही में अक्सर ये हमारा वर्ष का सबसे बड़ा तिमाही होता है, और इस वर्ष भी कोई अपवाद नहीं है। ये हमारा सबसे अच्छा तिमाही रहा है डेवलपमेंट सर्विसेज की। इसमें डेवलपमेंट सर्विसेज में वृद्धि मुख्य रूप से हमने जो देखी है वो मजबूत ग्राहकों के आगे के आदेशों से हुई है। इसमें एक्चुअली 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस है। एक तो वृद्धि परिचालन जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट रही है हमारी, समय पर डिलीवरी रहा है, और उसके साथ हमारा जो ध्यान डिलीवरी टाइमलाइंस पे था, उसमें ग्राहक बहुत खुश हुए हैं। इसकी वजह से हमारा कंटिन्यूड ऑर्डर्स भी दिखाई दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पर अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में US FDA, EMA और MHRA के जो हमारे बायोलॉजिक्स फैसिलिटी का जो अप्रूवल हुआ था, उसे सफलतापूर्ण पूर्वज कंप्लीट करने की वजह से हमने जो जोएटिस के जो बैचेस मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, उसका योगदान अच्छी तरह से रहा है। वो व्यावसायिक पैमाना अब शुरू हो रहा है। बिल्कुल मिस्टर महेश, और आपके ये बेस्ट क्वार्टर रहा है और स्ट्रीट रिवॉर्ड भी कर रहा है। नंबर्स आने से पहले ही, कितने दिन पहले से ही सिंजन के स्टॉक में हमें मूव भी दिख रही थी, लेकिन जहां थोड़ी सी और डिटेल्स आपसे मार्जिन्स के डिक्लाइन होने पर जरूर समझना चाहेंगे। आपके Y-on-Y फिगर्स हो या Q-on फिगर्स हो, आपके मार्जिन में डिक्लाइन तो देखने को मिला है इस क्वार्टर में। क्या कहना चाहेंगे आप, इसके पीछे क्या रीजन है, और आगे गोइंग फर्दर FY24 के लिए आपके रेवेन्यू ग्रोथ हो, साथ ही आपके बेटा मार्जिन्स की गाइडेंस आप क्या देना चाहेंगे? तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एक्चुअली जो हमारा गाइडेंस था एबिटा मार्जिन की तरफ भी 30% का था, वो हमने मेंटेन किया है। तो हर एक लेवल पे, यानी कि राजस्व, एबिटा और लाभ, तीनों पर हमने जो गाइडेंस, इनफैक्ट जो अपग्रेड किया था हमने गाइडेंस 2 क्वार्टर पहले, उसको भी हमने बीट किया है। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर जब हमने इस टाइम पर गाइडेंस पूरे साल का दिया था, तो हमने राजस्व में लो टीन्स का गाइडेंस दिया था। अब हम वो गाइडेंस इंक्रीज कर रहे हैं, वो गाइडेंस को हम
हाई टीन्स कर रहे हैं, और वो भी कांस्टेंट करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से। तो हमारा ये अनुमान है कि वी विल बी एबल टू ग्रो एट अ हायर पेस, और ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ज्यादा कंट्रीब्यूशन, ज्यादा योगदान हमारे डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से आएगा। आपका शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार विस्तार प्लान्स और नतीजों पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बाजार में जहां मूड माहौल अच्छा है, वो मूड माहौल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अच्छे एक्शन के साथ ही ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, नतीजों की लड़ियां लग रही हैं और सारे के सारे नंबर्स भी जो है पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप सेंटिमेंट इंडेक्स वाइज भी देखेंगे तो हम देख रहे हैं 17,900 के पास, 900 के पार, 7900 के पार। निफ्टी में भी मजबूती है, 100 अंकों की बढ़त। बैंक निफ्टी 43,000 के पार के दर्शन करवा रहा है और सेंसेक्स में भी 300 अंकों की मजबूती। सिंजीन इंटरनेशनल के चार्ट से एक बार आप चेक कीजिए आदित्य, और हमें बताएं, क्योंकि नतीजे अच्छे हैं उसके ठीक बाद स्टॉक में इनफैक्ट मूवमेंट, और नतीजों से पहले स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा था पॉजिटिवली। राइट, सो सिंजीन के चार्ट काफी बुलिश है। अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट बहुत महीने लगाए, दिसंबर 2020 से ये स्टॉक अपना 645 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो अभी जो 650 पे ट्रेड कर रहा है वो काफी पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए। अगर यही 650 660 के जोन में थोड़ा स्टेबल रहता है, क्योंकि ये इतने मल्टी मंथ का ब्रेकआउट है, तो थोड़ा टाइम स्टे करता है तो इसमें नए लाइफ टाइम हाई भी देखे जा सकते हैं, 700 750 कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में। खैर, इस बीच अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट्स के अंदर कहीं ना कुछ ज़बरदस्त नंबर्स हमको साथ में आज निफ्टी ने मूवमेंट दिखाई है। 17,900 पार हो गया, बैंक निफ्टी ने 43,000 के दर्शन करा दिए इसी सीरीज़ के अंदर। अब आप एक मिनट के लिए पोल दिखा सकते हैं जो सुबह हमने आपके सामने रखा था। उस पोल के जरिए भी हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि मार्केट आज 43,000 के अपर एंड को भी टच कर सकता है। हमने एक बैंक निफ्टी का पोल बनाया था और निफ्टी के अंदर ये बात रखी थी कि चांसेस है 17,800 का एवरेज है, इसके नीचे तो नहीं बंद होगा, इसके ऊपर जा सकता है 950 तक। तो आप देख रहे होंगे निफ्टी के अंदर वो पोल और बैंक निफ्टी का पोल भी ज़बरदस्त साबित हुआ और आज अच्छे मूवमेंट के साथ बंद हुए। हालांकि सुशील किडे थोड़ी देर पहले जुड़े थे, मिस्टर शेट्टी भी हैं, आदित्य भी है, सबका ऑलमोस्ट यही मानना है कि बाजार अब इसमें बुल रन में है। मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आ भी जाता है तो वो बाइंग ऑन डिप्स का होगा, फिलहाल अभी कोई बड़े क्रैक तो नहीं है। अर्निंग्स उसको सपोर्ट कर रही हैं, बड़े शेयर्स का दबदबा है मार्केट के अंदर। इंडाइसिस के अंदर नंबर ऑफ शेयर जो 200 दिनों के एवरेज हैं उनका मेजॉरिटी आ चुका है, तो इसलिए बाजार के पास काफ़ी स्ट्रांग है। और आपको मैंने हमेशा की तरह बताया था, आप जब जोर से एंजॉय करेंगे, गाजे बाजे के साथ एंजॉय करेंगे जब मार्केट के अंदर FIs आएगा। आप देखिए सीरीज की शुरुआत हुई थी 10% से और सीरीज आज खड़ी है करीब 18,000 पे 16,800 से, और इसमें FIs का कितना ज़बरदस्त रोल है। 46% की लॉन्ग पोजीशंस ले आए हैं वो, और इस बीच रिटेल ने थोड़ा माल अपना खाली किया है। एक और पॉइंट जो मेरे को समझना है, मैं थोड़ा एक्चुअली ये चेक कर रहा हूँ कि वेटेज के हिसाब से किस किस शेयर को देखा जाए। इंडसन थोड़ा ज़्यादा पिक्चर अच्छी दिखाता है, थोड़ा पीछे छूटा हुआ शेयर है। इंडसन पे एक बार आदित्य आपका व्यू चाहिए, ये शेयर ठीक लग रहा है आपको, इंडसन बैंक? यस डिम्पी जी, इंडसइंड बैंक की अभी थोड़ी दिन पहले न्यूज आई थी तो काफी अच्छी गिरावट आई थी, पर बायर्स ने एग्रेसिवली लैपअप कर दिए, सारे शेयर नीचे से सारे शेयर खरीद लिए हैं और अभी वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जो आता है 1140। तो अगर बैंक निफ्टी में तेजी कंटिन्यू हो सकती है तो हो सकता है कि इंडसइंड बैंक उसमें लीड करे और ऊपर के लेवल दिखा सकता है 1065 और 1200 के लेवल दिखा सकता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बैंकिंग रैली में। ठीक है, इंडसइंड बैंक पर आपका व्यू है और इनफैक्ट कोटक बैंक की भी तेजी चाल बनी हुई है। बैंक निफ्टी 43,000 के पार अभी टिका हुआ है और एक्सपायरी का ये मूव लास्ट आवर में ऐसा आएगा, इस पर पोल पर भी हमारी व्यूज़ तो थे, लेकिन सरप्राइजिंग तो है बैंक्स के लेट तेज़ी जो है उसमें आपके कुछ और शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट जहां मिड कैप स्मॉल कैप टियर बैंक्स में देखें तो उसमें क्या IDFC फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक्स में पसंद आएंगे नागराज?
जी हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिसेंटली एक अच्छा खासा डाउनसाइड ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद में एक 2 3 4 दिन से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न भी एक कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो रिसेंट डाउनवर्ड करेक्शन था, डाउन ट्रेंड था, वो एक नेगेट हो गया है और एक अपसाइड मोमेंटम में ये स्टॉक भाग रहा है। मेरे ख्याल से और भी एक तेजी कंटिन्यू रहेगा और 62 का उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा आगे वाले दिनों में। गेनर्स की ही बात हो रही है तो इसमें सिटी यूनियन बैंक को भी जोड़ देना चाहिए। सिटी यूनियन बैंक पर आप एक बार अपनी राय दे दीजिए आदित्य, क्योंकि आज डॉक्टर एन कामाकोडी के कार्यकाल को 3 साल बढ़ाया गया। ये खबर आने के बाद स्टॉक में मूवमेंट है, करीब 4% की तेजी। उसके बाद एक और अहम खबर पर रिसर्च भी आपके लिए पेश करेंगे। सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक पे काफी अच्छी तेजी आपको देखने को मिली और काफी वॉल्यूम के साथ। तो न्यूज पे अच्छा खासा तेजी और बढ़ोतरी देखने को मिली, पर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम अभी स्टॉक में नहीं है, हालांकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स बदल रहे होंगे। तो अंटिल स्टॉक 150 जहां पे मेजर कॉल राइटर्स है, 145 कॉल राइटर्स खड़े हैं, जब तक स्टॉक 150 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन चलिए ठीक है, एक खबर भी है, चेन्नई पेट्रोकेम को भी हम एड्रेस कर रहे थे। चेन्नई पेट्रो में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है और रिजल्ट्स में ऐसे क्या ट्रिगर्स हैं, एक बार सौमीत कुछ रिसर्च लेकर आया है, ये समझ लेते हैं उनसे। अगर आप देखेंगे रिजल्ट्स जो कंपनी की आई है, करीब 4,500 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। उसके सामने कंपनी ने एक क्वार्टर में सिर्फ 1,000 करोड़ का प्रॉफिट अनाउंस किया। अगर आप सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी की एबिटा ग्रोथ भी देखेंगे तो वो 4 गुना हुआ है, 430 करोड़ से बढ़ के ये 1,620 करोड़ का आया है फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY23 में। इसके पीछे का एक ही रीज़न है, स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग परफॉर्मेंस जो कंपनी ने की थी फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY23 में। अगर आप कंपनी की GRMs देखेंगे वो करीब $12.5 के आसपास आया है। प्रीवियस क्वार्टर ये नंबर करीब $5.7 प्रति बैरल के आसपास का था। बट उससे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंपनी ने किया है वो ये है कि 27 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। अब ये 27 रुपये का डिविडेंड होता है 10% का डिविडेंड यील्ड। मतलब अगर कंपनी के शेयर प्राइस 270 है तो उसके सामने 27 रुपये का एक डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया। उसी के साथ कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो था जनरेशन FY23 में वो काफ़ी ज़्यादा था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और इसी कारण कंपनी का अगर आप डेट देखेंगे तो 9,200 करोड़ के आसपास था स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे सिर्फ 4,200 करोड़ का हुआ। तो करीब 5,000 करोड़ का डेट कंपनी ने बुक से निकाला है एक फाइनेंशियल ईयर में। और इसी के साथ सबसे एक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंसमेंट भी किया। और इसी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट और डिविडेंड अनाउंसमेंट के दम पे अगर आप देखेंगे तो बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और जैसे कि MRPL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, HPCL, ये सारी कंपनीज में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। ओके ठीक है, चेन्नई पेट्रो के अंदर आप अच्छा मूवमेंट इस समय देख पा रहे हैं और ये पोस्ट नंबर्स के बाद शानदार तेज़ी भी इस शेयर के अंदर आई। हालांकि इस शेयर का जो रिएक्शन है नंबर्स के बाद का वो काफ़ी हद तक आ चुका है। मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा है कि जिनके अभी नंबर्स आना बाकी हैं। ये शेयर 12.5% ऊपर है। खरीदते समय कई बार आपको और मेरे को थोड़ा मुश्किल हो सकती है, लेकिन कई कंपनीज के ना नंबर्स आने बाकी हैं। जैसे एक्सिस बैंक के नंबर्स आने बाकी हैं। एक बार हम जरा उनका प्रीव्यू भी चेक करवा लेते हैं। हर्ष मेरे सहयोगी, उनके पास ये जानकारी है कि एक्सिस बैंक के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। जल्दी से एक्सिस बैंक के नंबर्स के बारे में सुनते हैं। आदित्य, आप चार्ट खोल के रखिए, फिर आपसे पता करेंगे। आदित्य, एक बार आप जरा पहले एक्सिस बैंक आप जरा चेक करके मेरे को बता दीजिए, फिर किसी टेक्निकल वजह से मैं एक नंबर एकदम सामने नहीं रख पा रहा हूँ। आप जरा पहले लेवल्स के हिसाब से मेरे को बताइए। डिम्पी जी, एक्सिस बैंक में जो मेजर पाइवट लेवल है जहाँ पे मेजर ऑप्शन राइटर एक्टिव है वो है 900। और वहां पे अगर एक वहां से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक्सिस बैंक में 930-940 का लेवल देखा जा सकता है। और नीचे की साइड एक्सिस बैंक में 860 का मेजर ऑप्शन का जोन है जहाँ पे मेजर एक्टिविटी देख रही है। तो 860 अगर ब्रेक होता है तो वहां से गिरावट आ सकती है।
इस बैंक पर ये राय इस वक्त आपको मिलती हुई दिख रही है। नजर रखनी होगी बैंक्स फाइनेंशियल्स में लगातार एक्शन भी हम देख रहे हैं और इस बीच मार्केट में भी एक्शन लगातार बढ़ता हुआ। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के आज सुबह ही नागराज हम बात भी कर रहे थे और टेक्नोलॉजी स्पेस के लिए ये भी कहा जा रहा है कि हर टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टॉक को एक ही नज़र से ना देखा जाए, क्योंकि लार्ज कैप्स में कुछ स्टॉक्स ने भले ही निराश किया हो, लेकिन मिड कैप प्लेयर्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स जो अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 8% की मजबूती दिखाते हुए। जी हाँ, L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है। 200 डे EMA का रेजिस्टेंस भी पार करके ऊपर गए हैं। मेरे ख्याल से ओवरऑल चार्ट पैटर्न भी पॉजिटिव है। 3300 का एक उंदा बॉटम रिवर्सल हो सकता है। 3800 का एक छोटा सा हर्डल है। अगर जो अभी करंट उसका स्ट्रेंथ देखोगे तो ये आसान से 3800 का एक हर्डल पार कर सकते हैं। 3950 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। आदित्य, रेलवे स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है और ये एक्शन आज का नहीं है। काफ़ी समय से हम रेलवे स्टॉक्स में अच्छे खासे मूव्स देख रहे हैं, अच्छी खासी मजबूती देख रहे हैं। IRFC के चार्ट्स लेकर आए, राइट्स लिमिटेड को देखें, करीब 4% की तेज़ी इस वक्त IRFC में भी नजर आ रही है। ऑफकोर्स ऊपरी स्तरों से हल्की सी प्रॉफिट बुक या फ्रिजल आउट थोड़ा सा हुआ है, लेकिन राइट्स लिमिटेड भी ऑलमोस्ट 3% के अप मूव्स दिखा रहा है। रेलवे स्टॉक्स आई थिंक मानसी जी, ये जो मूव है अभी काफी ओवर एक्सटेंडेड हो गया है। राइट्स हालांकि फ्रेश ब्रेकआउट दे रहे हैं चार्ट पे, बट RVNL की बात करें अगर आप और बाकी स्टॉक्स की बात करें तो अभी लगता है कि एक ऑलमोस्ट एग्जॉशन जोन के पास आ चुके हैं। तो थोड़ा सा कूल डाउन होने का वेट करना चाहिए, कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए। तो थोड़ा अभी वेट एंड वॉच का समय लग रहा है रेलवे स्टॉक्स में। अगर आपकी पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखें, लेकिन नई खरीदारी के लिए इस वक्त रुकना चाहिए राय आपको। LTI माइंट्री के चार्ट्स देखें, अच्छी मजबूती है। नागराज, इस पर भी एक बार राय दीजिए। जी हाँ, एक 4200 4180 का सपोर्ट से एक अच्छा खासा बाउंस बैक, स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखने को मिला है। मेरे ख्याल से ये बाउंस बैक और भी थोड़ा आगे रहेगा। उसका नेक्स्ट हर्डल रहेगा जो गैप का रिसेंटली बना हुआ था, डाउन साइड गैप, वो अराउंड 46 के आसपास है। तब तक एक अपसाइड बाउंस जारी रहेगा। अपसाइड बाउंस है और ये बाउंस जारी रहेगा, लेकिन ये जो मजबूत अप्रैल सीरीज है उसकी एक्सपायरी कैसे हो रही है? शानदार एक्सपायरी की क्लोजिंग हमें बता रही है प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आज दिन के ट्रेड्स में अगर आप देखें तो सीरीज तो हम पहले जब सीरीज की शुरुआत हो रही थी तो आपको याद होगा कि ये बात हुई थी जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 सीरीज लगातार नेगेटिव क्लोजिंग के साथ हुई थी। क्या अप्रैल एक अच्छी सीरीज हो सकती है? इस नोट पर हमने सीरीज की शुरुआत की थी और आप आज देखें तो सीरीज 43,000 के पार आप बैंक निफ्टी पे भी गए और 17,900 के पार आप निफ्टी पर भी गए। लगभग 8 महीने के बाद आपको ऐसी पॉजिटिव सीरीज दिख रही है। आज मेजर प्लेज आपको बाजार में कहाँ से देखने को मिले? रिजल्ट लेट तो रिएक्शन स्टॉक्स में क्लियरली है ही। आप बजाज ऑटो के नंबर्स के बाद की मूव देखें, वो अब भी जारी है। टॉप गेनर्स की आप बात करें उसमें बजाज ट्विंस फाइनेंस भी लगभग 30% की एनआई की ग्रोथ, बजाज फिनसर्व के भी लगभग 21% की ग्रोथ देखने को मिली। तो ये सारे नंबर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टॉक प्राइस मूवमेंट में भी आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा भारतीय एयरटेल के नंबर आने हैं, उससे पहले स्टॉक में स्ट्रेंथ है। BPCL जितने भी आपके ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स है, क्योंकि क्रूड लगभग 80 के नीचे $78 के पास क्रूड ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ एक स्ट्रेंथ जरूर मिल रही है OMC काउंटर्स को। और दूसरे जो मूव्स है वहाँ SBI लाइफ जैसे काउंटर्स में भी, वहाँ पे भी अच्छे नंबर्स आए थे और उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक में अब भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। SBI लाइफ जैसे ये बड़े गेनर्स हैं। कोटक बैंक, तो लार्ज कैप बैंक्स, प्राइवेट स्पेस बैंक्स, इनमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव है और उसके चलते ही आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी की चाल लगातार बनी हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम लूजर्स कौन से थे? HDFC लाइफ, HUL, ये अब इनमें HDFC लाइफ के नंबर्स के बाद का रिएक्शन है। HUL में आपने देखा भी वॉल्यूम एक्सपेंशन जो थी उस पर इतनी कोई बड़ी मूव नहीं आई, स्टॉक पहले चल चुका था और दूसरे जो स्टॉक्स है पावर ग्रिड और अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। मिड कैप लूजर्स में भी आपको वही स्टॉक सेट ऑफ स्टॉक सरप्राइज करेंगे जहाँ नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। वोल्टास, वहाँ स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, स्टॉक तेजी से गिरा। मिड कैप लूजर्स में इनफैक्ट सबसे बड़ा ड्रैगर भी है। लॉरस लैब के नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले आए, आधा हो गया इनफैक्ट और आधे से भी कम पैट रजिस्टर हुआ। आप स्टॉक में रिएक्शन देख रहे हैं, मिड कैप बड़ा लूजर और इसी के साथ इसी कैटेगरी में इसी बकेट की दूसरे स्टॉक्स लाइक लुपिन भी, इन पर भी आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मिड कैप गेनर्स में आप देखें ना तो आपको IT स्टॉक्स, मिड कैप IT स्टॉक्स जहाँ ग्रोथ का ट्रिगर स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर आपको मूव दिख रही है। मिड कैप गेनर्स में LTTS, टाटा एलेक्सी,
ये स्टॉक्स हैं। कुछ दूसरे सेट ऑफ नंबर्स जैसे कल जो आए थे पूना वाला वो चल रहा है, सिंजिन के नंबर्स आए थे वहाँ पर अच्छी मूव है। तो क्लियरली बाजार में इस वक्त अर्निंग बेस्ड ट्रिगर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर भी अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं उनमें आपको क्लियरली मूव दिख रही है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ आप 17,900 के ऊपर आप निफ्टी पे देख रहे हैं। 43,000 आपने क्रॉस कर लिया बैंक निफ्टी पर भी, तो आप एक बुलिश सेंटिमेंट तो देख रहे हैं। और एक बड़ा हैवी वेट वीक था ये भी, 17% लगभग नंबर्स रह गए थे। लेकिन अब कुछ क्रूशियल डेटा पॉइंट्स आपको यूएस मार्केट से आते हुए आज दिखेंगे, ग्लोबल मार्केट से। वहाँ पर पेंडिंग होम सेल्स का डेटा, जीडीपी का देखना, कल पीसीई का डेटा आना है। सो ये सेट ऑफ डेटाज भी ग्लोबल सिनेरियो किस तरह से निकल कर आएगा इसे वॉच आउट जरूर करेंगे। फिलहाल एक तेजी के साथ बुलिश रेट के साथ लॉन्ग्स एफआईएस के ऑन द राइज हैं। इसके साथ तो हम एक और सेशन को और वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी को पॉजिटिव नोट पे होते हुए देख रहे हैं। फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज समय दिया। आदित्य और नागराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तीनों को दीजिए इजाजत, लेकिन मार्केट का एक्शन, मार्केट के बाद लगातार बिजनेस जगत से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से तमाम सारी खबरें 18 स्वदेश पे बनी हुई। नमस्कार।